सुनी है ना, किसानों को बोलना किसानों की चाहिए बहुत भाजपा चुनाव विनिवेश आयोग बनाने वाले नसीहत ना दें। विनिवेश आयोग बनाने वाले, जिन्होंने विनिवेश आयोग बनाया, वो हमें नसीहत ना दें। 1991 में नरसिंह राव सरकार में विनिवेश की प्रक्रिया सबसे पहले चालू हुई, इसलिए कांग्रेस ऐसे प्रवचनों से दूर रहे। कांग्रेस से अपेक्षा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि सकारात्मक राजनीति करे। हमाम तक अंगेहिया बंदर तक आप है तो जिला। मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज केंद्रीय बजट पेश हुआ है और केंद्रीय बजट अब अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे बजट भी इसी बजट में समाहित रहता है। कुछ हाइलाइट्स हैं, उस पर हम खातों से इंगित कर रहे हैं, डाले हैं। उसके बाद में हम अपने जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आज के इस स्पेशल डिबेट में, स्पेशल बिग बुलेटिन शो में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हैं विकास पांडे, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। अभिषेक बाथम पार्टी के जिला मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी से राधेश्याम है, पार्टी के युवा नेता हैं और साजिद अली अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और रमेश ककरिया जी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। किसानों का पक्ष रखने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जिला अरविंद साख के के बीच में हैं और व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुपम अग्रवाल जी आज की इस डिबेट में शरीक हैं, शामिल हैं। आज जो बजट पेश हुआ है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें खासतौर से स्वास्थ्य है उस पर बहुत जोर है। केंद्रीय मंत्री का केंद्रीय बजट में 75 हेल्थ सेंटर खोलने जाने की बात है। कोरोना वैक्सीन को विकसित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए रखने का ऐलान किया गया है। ये निर्धारित किए गए हैं। ये जो किसानों के लिए है उसके लिए एमएसपी को बढ़ाकर उत्पादन का 1.5 गुना कर दिया गया है, ये घोषणा की है वित्त मंत्री ने। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पोर्टल बनाए जाने की घोषणा की है। तांबा, सोना, चांदी इस पर कस्टम ड्यूटी कम की है। मोबाइल उपकरणों, कॉटन आदि पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टैक्स में पूरी तरह से छूट दी गई है। ये बड़ी घोषणा है और इससे जो पेंशनधारी हैं उनमें खुशी की लहर है। एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने की बात कही गई है। बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई का प्रस्ताव है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना शुरू की वाली बात है। कृषि लोन की लिमिट बढ़ा दी गई है। ये 16.5 लाख तक कर दी गई है। ये लिमिट जो केंद्रीय बजट है वो मुख्य रूप से 6 पोल्स पर आधारित है, 6 स्तंभों पर आधारित बताया गया है। स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवाचार और अनुसंधान विकास, और छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये दूसरी बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब बजट को बही खाता के रूप में पेश नहीं ले गई हैं वित्त मंत्री। पिछले सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक अटैची वित्त मंत्री के हाथ में हुआ करती थी जिसमें बजट के परिपत्र हुआ करते थे। पेपरलेस बजट है, एक टेबलेट में पूरा बजट गया है और उसे परंपरागत रूप से लाल कपड़े में लपेट करके वित्त मंत्री जी ले गई थी। जो चीजें सस्ती हुई हैं, सस्ती होने की बात कही गई है उसमें मुख्य रूप से बिजली, सोना, चांदी, स्टील उत्पाद, पेंट आदि की बात बताई गई है। इसके अलावा जूता, नायलॉन से जुड़ी चीजें, पॉलिस्टर कपड़े, सोलर लॉल्टेन, चमड़े के उत्पाद, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, ये बताया गया है। मोबाइल के साथ साथ मोबाइल चार्जर भी महंगे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सूती कपड़े, ऑटो पार्ट्स,
ये सब महंगे होंगे, ये बताया गया है। इसके अलावा जो डीजल और पेट्रोल है उस पर भी सेस बढ़ाया गया है। डीजल पर 2.5 रुपए और पेट्रोल पर 4 रुपए बढ़ाने की बात कही गई है। इससे एक महंगाई का अंदेशा लगने की बात है कि महंगाई पेट्रोल और डीजल पर जब रेट बढ़ेंगे तो सारी चीजें जो उससे जुड़ी हुई हैं उस पर कहीं ना कहीं उसके रेट बढ़ेंगे। ये चीज ये निकल करके ये मुख्य चीजें वित्त मंत्री जी के भाषण से निकल करके आई हैं, जो आज केंद्रीय बजट के रूप में उन्होंने पेश की हैं, प्रस्ताव रखे हैं। अब इस पर लोकसभा में बहस होगी और जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो आज की बिग बुलेटिन की डिबेट भी स्पेशल है। हमारे साथ किसानों के प्रतिनिधि हैं, व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। अनुपम जी, आपने अध्ययन किया होगा, क्या व्यापारियों को क्या मिलने वाला है इस बजट से? व्यापार के लिए घोर निराशा है, क्योंकि व्यापार 2021 जो कोरोना काल था उसमें अपने व्यापार में काफी नुकसान उठाया है। उसको पूरा करने के लिए व्यापार बहुत ज्यादा ही आज की भारत के बजट में वह व्यापारी वर्ग को कुछ रियायत और सहूलतें देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयकर के सिलसिले में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि व्यापारी वर्ग ही ऐसा वर्ग है तो सबसे ज्यादा सजा देता है। वर्तमान में राम मंदिर निर्माण सबसे ज्यादा चंदा व्यापारी वर्ग द्वारा दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा पैसा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, और लेकिन साथ ही साथ आया है बहुत बढ़ेगी। डीजल और पेट्रोल ज्यादातर कमर्शियल सेक्टर में ही होता है, ज्यादा इससे व्यापारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी जब से ट्रांसपोर्टेशन डीजल जब महंगा होगा तो भाड़ा बढ़ेगा और व्यापारी वर्ग की आमदनी पर इसका निश्चित ही असर पड़ेगा, और इससे महंगाई भी काफी बढ़ेगी और आम जनमानस पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह कुछ ज्यादा नहीं है, केवल चुनाव वाले राज्यों में ही गवर्नमेंट ने ज्यादा राशि की गई है। यह सरकार की तंत्री मानसिकता को दर्शाता है। LIC, रेलवे, एयरपोर्ट को भी में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारी समस्त व्यापारी समाज से सरकार से निवेदन है कि वह व्यापारियों को सहूलत दें, और ये जो रेलवे है, LIC है, एयरपोर्ट और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको प्राइवेटीकरण किया जाए, ऐसी हम व्यापार मंडल की ओर से भारत सरकार से पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। जी सर जी, आज जिस बजट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं निराशापूर्ण बजट है, जनता को निराश करने वाला बजट है। और जहां तक एक देखने को आ रहा है, सामान्य तौर पर ये उन राज्यों पर फोकस करते हुए बजट बनाया गया है जहां पर चुनाव आने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मानसिकता के तहत, षड्यंत्र के तहत ये बजट बनाया गया है। और यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि सामान्य जीवन में उपयोग होने वाली जो चीजें हैं वो समझता सभी महंगी हुई हैं। आप चाहे उनका विवरण देख लें, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत सी बातें इस बजट में ऐसी है कि जिस पर कहीं ना कहीं सरकार को कुछ सोचना चाहिए था और उस पर अमली जामा करना चाहिए था। इस बजट में ना तो रोजगार सृजन में के कोई उपाय हैं, ना ही किसानों की समस्या के निराकरण को लेकर कोई बात कही गई है। पेट्रोल डीजल के दाम जिस पर कहीं ना कहीं देश का किसान निर्भर करता है, कैसे कम होंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे कम होंगे, इस पर भी कुछ नहीं कहा गया है। देखिए, बिहार में चुनाव के दौरान भी बड़े बड़े वादे किए गए थे, नई योजनाएं आएंगी, औद्योगिकरण होगा, उसके उपाय होंगे, लेकिन सिर्फ वो ऐलान था। इस बजट को देखने में समझ में आ रहा है कि सरकार की हकीकत क्या है, कि वो भी एक चुनावी जुमला था। और ये जो बजट आया है, वाले इस पर एक अच्छा रिएक्शन देने वाले हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं कि एमएसपी पे जो कहा गया है 1.5 गुना करने का वादा किया और कोई राहत नहीं है। और जबकि एमएसपी की
करती है तो जवान में झांकना चाहिए कि एमएसपी सरकार ईमानदार कृषि बिल सदन में चाहिए थी, नहीं हुई। मैं आपके साथ अनुपम जी हमारी नेता है थोड़ा विस्तृत बैठा हूं सभी। देखिए भाई, ये कह रहे हैं कि मैंने ड्यूरा बजट जो है, जो किसानों की आमदनी ड्यूरे रेट पे करेंगे। तो पहला सवाल ये है, ड्यूरा रेट में कैसे होगा? आज गन्ने की कीमत 300 सवा 300 रुपए है, तो ये 10 रुपए नहीं बढ़ा सकते हैं तो क्या 450 रुपए और 450 रुपए ये कीमत करेंगे? आज गेहूं की कीमत 1925 रुपए है। ड्यूरा में कितनी होगी? लेकिन ये तक सुनने को ये तैयार नहीं है, तो किसानों की आमदनी कैसे पूरी करेंगे ये लोग? और आपके बजट में मोदी जी ने जो है हमारे सेल लगा दिया उद्योगपतियों के लिए, कुछ भी खरीदो, सरकारी चीजों कुछ भी खरीदो। ये बजट नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए सेल लगा दिया है कि सरकारी संपत्ति को खरीदो और निजी संपत्ति बनाओ। हाँ शुभम, बात पूरी करिए। देखिए, मैंने जो बात रखी थी वही हमारे किसान नेता ने भी कहीं ना कहीं उसी को इंगित करते हुए बोला है कि जो इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत, उसके अंतर्गत इन्होंने देखिए एनएचएआई द्वारा चालू की गई टोल रोड, ये वो एसेट्स हैं जिसको सरकार मुद्रा में बदलने का काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। हम लोग कांग्रेस लगातार ये बात कहती जा रही है कि आपने लाल किले को गिरवी रख दिया, उसे आपने कहीं ना कहीं एक अपना व्यक्तिगत एसेट माना, आपने उसे गिरवी रख दिया। वैसे ही अब एनएचएआई द्वारा चालू की गई जा चुकी अब तक की रोडें हैं, उन पर भी लागू किया जा रहा है। पीजीसीआईएल की जो परिसंपत्तियां हैं वो भी इसी के दायरे में रख दी गई हैं। ये आईओसीएल, एचपीसीएल की तेल व गैस पाइपलाइन, टीयर 3 टीयर में हर चीज। शेखर जी, अरविंद जी कैमरा घूम के आप कैसे करिए। अरविंद शेखर कैमरा जी, घूम के द्वारा आज का बजट जो है ये आम आदमी का न होकर सीधा सीधा खास लोगों के लिए बजट बनाया गया है। रसोई का बजट बिगड़ेगा क्योंकि इन्होंने कृषि क्षेत्र में जो सेस लगाया है, ये तमाम खाद्य पदार्थ जो है इन पर बढ़ोतरी होगी, महंगाई होगी। और इस बजट में खास बात यह है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया है। युवाओं के लिए कुछ नहीं इसमें दिखाया गया है और कृषि क्षेत्र और मनरेगा का बजट कम किया है, जबकि कोरोना काल में यही मनरेगा की बजट मतलब योजना काम में आई थी। प्रवासी जब श्रमिक लौटे थे और उसको ही इन्होंने नजरअंदाज किया है। अच्छा, उसके बाद में मध्य वर्ग को बहुत उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, लेकिन उस पर भी कोई राहत नहीं दी गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इनकी भी कीमतों पर कहीं पर कोई जो राहत नजर नहीं आ रही है। केवल इन्होंने क्या फोकस किया है, जो 4 चुनावी राज्य हैं जिनमें चुनावी राज्य हैं, उनमें इन्होंने सड़क निर्माण की घोषणा की है। इससे साफ जाहिर होता है कि केवल ये अपनी पार्टी को फायदा देना चाहते हैं, इनको आम जनता, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ऑटो पार्ट्स, कस्टम, इन सब में ड्यूटी बढ़ा दी गई, इसमें भी आम जनता का बोझ बढ़ेगा, महंगाई आएगी। और एक चीज और खास बात है कि मनमोहन सिंह जी के सरकार की तुलना में आज देश की अर्थव्यवस्था जो संकट में है, और साथ में ये जैसे देश की संपत्तियां हैं, LIC है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन एयरलाइंस है, इन सबको ये जिस तरह से बेचने का काम कर रहे हैं और निजी हाथों में दे रहे हैं, ये कहीं से भी इस सरकार की जो है कोई उपलब्धि नजर नहीं आ रही है। और इस लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आम बजट वास्तविक आम जनता का नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसा कि लोगों को उम्मीद थी। साजिद भाई, चलिए। शेखर जी, ये जो पेश हुआ है ये बस गरीबों का बजट नहीं है, इसे सीधे तौर फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के लिए वो चीज है
जो उन्हें यूज में लाते हैं, और 2 चीज महंगी की है जो गरीब आदमी की यूज में आती है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो खाने का तेल, वो महंगा तेल इसलिए कर दिया गया है कि गरीब आदमी जो है अपना तो कई नई रेलगाड़ियां गरीबों के लिए चलाई जाती थी। कई बार जो है गरीबों के लिए उसमें टिकट का पैसा कम किया जाता था, रेलवे भाड़ा कम किया जाता था, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये भी दिखाने का माननीय वित्त मंत्री जी ने कोशिश नहीं की, हमें ये भी बजट में बता दिया जाता कितने रेल बिक गए हैं, कितने स्टेशन बिक गए हैं, कितने एयरपोर्ट बिके हैं और कितने बिकने बाकी हैं। उससे किसको फायदा होगा वो भी बजट में बता दिया जाता तो अच्छा रहता। बात करते हैं एमएसपी की। वास्तविकता में एमएसपी की जब बात करते हो तो काल की जो कीलें ठोकी गई हैं, आज देख रहे होंगे कि टीवी पे भी दिखाया जा रहा था कि किसानों के लिए तंगड़ी बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, और उन्हीं किसानों के लिए एक तरफ तंगड़ी बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। जो 2 महीने से पहले किसान वहां पर पड़ा हुआ है, 150 किसानों से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं, उनके लिए कर देते तो किसान का सीना चौड़ा होता और इस देश का सीना चौड़ा होता कि हमारे किसानों के लिए भी तो किया है। अगर गरीबों के लिए कुछ नहीं किया तो किसान भाइयों के लिए तो कुछ दिखा देते। ऐसा इन्होंने इस बजट में कोई बात पेश नहीं की है। केवल किसानों को बड़ी बैरिकेडिंग बना के रोका गया है, उसी तरीके से जिस तरीके से बैरिकेडिंग बॉर्डर पर लगाई जा रही है उसी तरीके से किसानों के लिए इन्होंने बजट में बैरिकेडिंग लगा दी है। राधेश्याम, तो ये हमने आवाज आ रही क्या? हाँ बोले बोले। हमने कहा कि आज का जब हमने आपका विषय देखा तो हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आज आपका विषय था कि देख रहे तो ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ मार्केट में नहीं सेल लगती है, एक तरफ से भारी डिस्काउंट है और सब कुछ बिक रहा है 100 रुपए में 3 लग रहा था। मतलब एक नारा लगा था चुनाव में, सौगंध मुझे मिट्टी की मैं देश नहीं छूटने। मुझे लगता है कि वो माइक लगा था, वो जो माइक था वो प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं हो रहे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं है। तो बैंक, LIC, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, नीलांचल और दिल्ली की लाइनें, आपकी राजमार्ग, स्टेडियम, तेल और गैस की पाइपलाइन और वेयर हाउस सहित लगभग 25 कंपनियों को बेचने का निर्णय लिया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वेयर हाउस बेच दिए जाएंगे तो सरकारी अनाज कई लाख लोगों को बचता है, कई करोड़ लोगों को, जो लोगों को 2 रुपया और 3 रुपया किलो मिलता है, वो अनाज कहाँ रखा जाएगा? और प्राइवेट लोगों की गोदामों में जब रखा जाएगा तो फिर इन गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं कहाँ से मिले? उसके बाद इसमें बताया बजट में 100 गैस के नेटवर्क बनाएंगे, लेकिन इस बजट में तो स्मार्ट सिटी नहीं बताई गई कि कहाँ बन रही है और कहाँ नए बताए गए, पुराने सब खत्म कर दिए गए। इनकम टैक्स में 75 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए छूट है। आप बताओ कितने %? 75%। तो लड़का नाती पोतों को कब्जा हो जाता है, वो बेचारे द्वारे सबूत नहीं पाते, वो जाके खुशी हुई कि मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी के लिए कुछ तो किया जो इनकम टैक्स में छूट। LIC के नाम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अब ये देंगे, न जिंदगी के साथ होगी न जिंदगी के बाद होगी। शेखर के साहित्यकार जब दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है, झूठ की ट्रेनिंग नहीं आता। डीजल और पेट्रोल पे कर लगा दिया निश्चित तौर पर, तो सैनिक NGO प्राइवेट। अब बताइए
सरकार नहीं खोल सकती थी क्या इन स्कूलों को? कुछ नहीं मिला, को कुछ नहीं मिला, गरीब को कुछ नहीं मिला, बस मोदी जी के 4-5 कारपोरेट दोस्तों को जरूर कुछ मिलेगा और उससे देश सही बुलाने पड़ेगा। ठीक, अभिषेक प्रथम, अभिषेक जी, हाँ बोलिए। जी भाई साहब, जी 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 जी, हाँ शुरू करिए। भाई साहब, अब तक का सबसे बढ़िया और इतिहास में सबसे बढ़िया बजट जो है माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है। अब तक जो है, सुन लीजिए 75 हेल्थ सेंटर, कोरोना काल में जो है हम लोगों की स्थितियां बड़ा गंभीर रही, लेकिन आज जो बजट आया है वो हेल्थ में बहुत ही अच्छी स्थिति में बजट को पेश किया गया है। जो 75 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको टैक्स देना पड़ता था, उनको टैक्स फ्री किया गया है। सोने पर जो है कस्टम ड्यूटी 12.5% तक थी, जो घटा करके जो है 10.75% की गई है। तो चांदी सस्ती हुई, लोहा सस्ता हुआ, कॉपर सस्ता हुआ, कपड़े सस्ते हुए, और बिजली हम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आवश्यक है, बिजली सस्ती हुई। अभी जो है हमारे कई समाजवादी पार्टी के और कई कांग्रेस के प्रवक्ता कई बार वोटों में चिल्लाते थे कि साहब बिजली बहुत महंगी हो गई है, साहब बिजली जो है कोरोना काल में जो बिजली की वसूली की जाती है, लेकिन इस बजट में बिजली को जो है सस्ता करने का काम किया गया है। और ये जो अभी बड़ी अच्छी अच्छी दलीलें दी जा रही थी, मुझे लग रहा है युवाओं और बुजुर्गों और ये असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर थे उनके लिए अभी तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर थे उनके लिए कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा, सिर्फ उनका दोहन करने का काम सरकारें करती चली आई। लेकिन आज केंद्र में बैठी माननीय मोदी सरकार ने हो गई बात आपकी, विकास जी बोलिए। जी भाई साहब, हाँ भाई साहब, मेरी आवाज आ रही होगी संभवतः। हाँ जल्दी खत्म करिए, 2 मिनट में। 2 मिनट में तो संभव नहीं है, जब बजट पे चर्चा है तो मैं आपसे बड़ी उम्मीद करता हूं कि आप जैसे धैर्यपूर्वक मैंने अपने सभी साथियों को सुना, मुझे भी आप समय थोड़ा दे देंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बजट की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि जितना दर्द हमारे विरोधी पार्टियों के पेट में हो रहा है इस बजट को देख के, ये दिखाता है बजट कि ये सर्वस्पर्शी बजट है, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि जनता के हितों में भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक काम कर रही है। इसलिए जितना इनके पेट में दर्द हो रहा है उतना ही हम प्रफुल्लित हैं कि हमने जनता के हितों में काम किया। दूसरा, मैं इस बजट को संक्षेप रूप में आपको बता दूं। आत्मनिर्भर पैकेज में, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में जो लोग कहते हैं ना कि बेच देंगे देश बेच देंगे, उस कड़ी पे भी मैं आऊंगा और इन सबको आईने दिखाऊंगा कि जिन्होंने इस देश में विनिवेश आयोग का गठन कर दिया वो हमें नसीहत देते हैं। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में 27 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट इस मोदी सरकार ने दिया है। स्वस्थ भारत मिशन, कोरोना काल में इसकी कितनी महत्ता थी ये हम सब आपसे किसी से छिपी नहीं है, और ये पूरा देश जानता है कि अगर पूर्ववर्ती सरकार रही होती तो परमिशनों में समय निकल जाता और जाने कितने लाखों लोग कोरोना का शिकार होके और क्या क्या झेला होता है इस देश ने। स्वस्थ भारत मिशन के बजट में 137% की बढ़ोतरी, 2.23 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिनके लिए नारा होता होगा, उनके लिए नारा होता होगा, हमारे लिए ये एक सिद्धि है, ये एक संकल्प है। और हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को चरितार्थ करते हुए 1.80 लाख करोड़ 1.8 लाख रुपए वार्षिक आय परिवार वालों की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है इस बजट में। अगले साल तक हम 8500 किलोमीटर की नई सड़कें बनाने जा रहे हैं। मेट्रो को बढ़ावा देने के लिए हमने 1.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। और दूसरी बात, हम नए भारत का निर्माण में विश्वास रखते हैं। हमने 100 से अधिक शहरों में, जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए भी काम किया है। दूसरा, प्रवासी मजदूरों पे बड़ी हाय तौबा मचाते हैं हमारे विरोधी।
कहते हैं कि साहब क्या किया, इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता है कि जब हम चप्पल पहनाते हैं तो केवल ये डिबेटों में बयानबाजी करते हैं। हमने एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड की व्यवस्था को लागू किया, जैसे एक राष्ट्र एक कर, एक विधान, एक निशान और एक संविधान पे हमने काम किया। हम एक राष्ट्र की काम पे करते हैं, एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड लेके आते हैं। प्रदूषण पे हमने बहुत बड़ा काम किया। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा मुद्दा है देश में ही सही, बहुत छोटा से देश में हम बहुत सारे लोग रहते हैं। पुराने अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए हम पहली बार ये पहल हो रही है इस देश में, स्वैच्छिक स्क्रैप नीति लेकर के आ रहे हैं। टियर 1 टियर 2 शहरों के लिए मेट्रो लाइन, लाइट लाइन और मेट्रो नियो लाइन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हो सकता है कल फर्रुखाबाद में भी आप मेट्रो देखें। ये हमारे लिए कभी संभव हो पा रहा है जब देश में मोदी सरकार है। मंडियों को, किसानों को बड़ी हाय तौबा कर रहे थे साहब, किसानों को बरगला रहे थे कि मंडियां खत्म कर दी जाएंगी। हमने 100 और मंडियों का डिजिटलाइजेशन करण अगले 1 साल में करने का संकल्प लिया है और हम अगले 1 साल में 100 और मंडियों का डिजिटलाइजेशन करण करने जा रहे हैं। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद 100 नए सैनिक स्कूल, हम जो कह रहे थे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, 100 नए सैनिक स्कूल हम खोलने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां 750 एकलव्य स्कूल हम खोलने जा रहे हैं। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में 64,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। जल जीवन मिशन, हमारे शुभम भाई को भी पता होगा और कई जगहों पे ये लाइन पाइपलाइन पड़ी होगी। हम स्वच्छ पानी को जमीन तक पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 2.87 लाख करोड़, इसको पिछले भारत ने कभी नहीं सोचा था। हम पानी की वजह से बीमारियों में गिरते जा रहे थे। कोरोना वैक्सीन के लिए हमने 35,000 करोड़ का प्रावधान किया। अंत में एक शब्द बोलूंगा, जो गांधी जी की विरासत को संभालते हैं, ये उनके लिए मेरा सुझाव है जो गांधी जी के नाम पे वोट लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए भारत की सरकार ने 1,41,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट का प्रावधान किया। अरविंद जी बोलिए। अरविंद जी खुश संतोष हैं के भाषण से? आप देखिए, भाषण से तो संतोष है। ये पूछिए कि जो ये कह रहे हैं कि फसल का 1.5 गुना, इससे पूछिए कि गन्ने का रेट क्या 4.5 और 5 रुपए होगा क्विंटल, जो आज 3 साल हो गए 10 रुपए की सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं, वो 2 रुपए कैसे करेंगे? अरे भैया, गन्ने के अलावा भी बहुत सी चीजें, और गन्ने पे जो हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, गन्ने के भुगतान पे भी आइए, गन्ने के भुगतान पे भी आइए, जो हम भुगतान में तत्परता लेके आ रहे हैं। आज ये भी देखिए, आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खरीद हो रही है गन्ना किसान मजबूर नहीं है, गन्ना किसान आज मजबूर नहीं है अपना गन्ना इधर उधर बेचने के लिए। आज गन्ना बोलिए भैया, किसानों की भी सुन लो। अरे भैया, आपने तो किसानों की बहुत सुनी है ना। किसानों को बोलने विनिवेश आयोग बनाने वाले ना दें, विनिवेश आयोग बनाने वाले जिन्होंने विनिवेश आयोग बनाया वो हमें नसीहत ना दें। 1991 में नरसिंह राव सरकार में विनिवेश की प्रक्रिया सबसे पहले चालू हुई, इसलिए कांग्रेस ऐसे प्रदर्शनों से दूर रहे। कांग्रेस से अपेक्षा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि सकारात्मक राजनीति करें। हमाम तक बंदर कांग्रेस शर्म करे किसान 1991 की प्रक्रिया सबसे पहले कांग्रेस ने चालू की। कांग्रेस इसका श्रेय आगे आकर के ले। कांग्रेस कभी इस पर बात अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी धैर्य रखिए, जनता जवाब देती है। जनता आपकी तरह निगेटिव राजनीति नहीं करती है। लोग किसान नेता बोलना बोलो। हाँ, अरे भैया हमने देखा है कि आज भाई विकास पांडे जी एक निशान, हम कहते हैं कि एक देश और एक संविधान हो, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है
गाय के कटने पर भैया। पाबंदी है, और गोवा में भाजपा की सरकार है, वहां गाय के कटने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर ये कहता है कि हमारे राज्य में बीफ की कमी नहीं होगी। समाजवादी मेरी पार्टी के साथी, समाजवादी अरे पार्टी सुनिए के सुनिए, आप साथी ने बजट पे आइए, कहाँ हाँ, पहुंच जाते हैं आप? समाजवादी पार्टी के साथी ने एक विषय और रखा था कि 75 साल से ऊपर वाले हैं कितने। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेने से वो चूक गए। 75 साल से ऊपर के माननीय मुलायम सिंह यादव जी से पूछिए, शायद आपके यहाँ ये होता होगा कि मुलायम सिंह यादव आपके लिए किनारे रख दिए गए होंगे, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए 75 से ऊपर वाले भी उपयोगी हैं, हम आपकी तरह नहीं है। 75 साल के मुलायम सिंह यादव भी हैं, 75 साल पेंशनरों के लिए रखा गया है। मुलायम सिंह कोई सरकारी नौकर नहीं है, आपके लिए जिसे हत्या पेंशन की मिलती गई है। उनकी सत्ता, आपके लिए हत्या की गई उनकी सत्ता, लेकिन हमारे यहाँ जनता है, हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है। जिनके लिए ये दिखाई देता है कि जो 75 साल से ऊपर के हो जाते हैं उनके नाती पोते हथिया लेते हैं, तो आप क्या हथिया लेते होंगे जैसे अखिलेश जी ने हथिया ली, जैसे अखिलेश जी ने हथिया ली। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ सबको सम्मान देते हैं, बुजुर्गों को बड़ी इज्जत देते हैं, हमारे यहाँ बुजुर्गों का बड़ा सम्मान है। आपकी तरह नहीं, आप 75 साल के मुलायम सिंह यादव आपके लिए बुजुर्ग हैं, तो आपके लिए प्रयोग क्यों है? विकास रुको, हाँ हाँ बोलो, सुबह बोलो। देखा लोगों को मिल गया एक मिनट की शांति, और की शांति। अरे भैया सारे एक मिनट की शांति। भैया भाजपा में कितना कहना चाहूंगा कि वहां पर आप किसानों के ऊपर डंडे चला रहे हो, आप किसान नेता की आवाज दबा रहे हो। उन्होंने, किसान नेता ने आपकी पार्टी को आईना दिखाया है, गंभीरता से उनको तो लो, हमारी बात पे तो आप कह देते हैं। आईना आप भी देख लीजिए, जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ किसान जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो किसानों पर गोलियां बरसाई जाती हैं, किसानों पर गोलियां बरसाई जाती है। यह है कांग्रेस का इतिहास। इधर से हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं, किसान मध्य प्रदेश में, तब वहाँ किसानों की सरकार कांग्रेस की सरकार होती है, तब किसानों की चिंता कांग्रेस को नहीं होती है। किसानों पर राजनीति बंद करे कांग्रेस, किसानों पर राजनीति बंद करे कांग्रेस, अंदर तक नंगे हैं आप। आपका अनुरोध है कि किसानों पर, गरीबों पर राजनीति बंद करे। देश में सारे लोगों का खाता नहीं खुलवा पाए, देश में उपयोगिता कैसे करते हैं किसानों की। आप कह रहे हैं कि मिशन शक्ति योजना में 17 घंटे सब पड़ा रहता है, पैसा कहाँ जा रहा है भैया? पुलिस नहीं पहुंचती है। डिबेट में चर्चा है, कर लो, किसानों की चर्चा भी कर लेना। आप हम तक नंगे भाई साहब, आप कभी चर्चा नहीं करते। भाई दिग्विजय सिंह ने क्यों गोलियां चलाई किसानों पे? बताइए आप, दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, किसानों पर क्यों गोलियां चलवाई थी? क्यों गोलियां चलवाई थी? कोई राजनीति किसानों के नाम क्यों राजनीति करनी है? प्रवासी मजदूरों के नाम क्यों राजनीति करनी है? कांग्रेस केवल डिबेट में बैठ में राजनीति करने में विश्वास रखती है, फोटो खिंचाने में विश्वास रखती है। कांग्रेस का चरित्र बदला हुआ है, हर पल जिंदगी की तरह रंग बदलते हैं। ये सत्ता लोभी लोग हैं आप, सत्ता लोभी। मैं हमेशा से कहता हूँ, सत्ता की लालसा में आप इतने अंधे हो जाते हैं कि समाज सेवा से आपका सरोकार नहीं रहता। कोरोना काल में एक आपको लंच पैकेट ना बांटा हो, एक नंगे पैर में चप्पल ना पहनाई हो, वो कोरोना काल पे हमें नसीहत देते हैं। अरे भैया बजट पे चर्चा हो रही है, आप अनियंत्र ले जा रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए विनिवेश की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? कांग्रेस के साथी बताएं कि सबसे पहले विनिवेश की शुरुआत किसने की थी? इस देश में विनिवेश आयोग का गठन किसने किया था? किसने किया? कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। आप सुनने से डरते हैं, सवालों से सुनने से डरते हैं। जनता पार्टी है, इसे शुभम रुको, हाँ। अरे भैया सुनने की विकास रुको, हाँ बोलो जल्दी, साजिद बोलो जल्दी से। देखिए इसमें ऐसा है कि जो कह रहे हैं मनरेगा का बजट जो काट के रख दिया है, कह रहे कोरोना काल में हमने बहुत कुछ किया है। कोरोना काल में इसी मनरेगा ने गरीबों के काम दिया था। आज आपने उस बजट को काट के रख दिया है, आपने पेट्रोल डीजल को बढ़ा के रख दिया है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि बेच खाएंगे सब कुछ, छोड़ेंगे ना अब कुछ। ठीक है रमेश जी।
इसमें एक लाइन में यही कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आए और जो अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है, जितनी बढ़िया मनमोहन काल जी की अर्थव्यवस्था थी, उस तरह की सुधार लाएं। यही सद्बुद्धि भारतीय जनता पार्टी को आ जानी चाहिए। विकास जी, आएगी सद्बुद्धि? भाई साहब, जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रमुरत तैसी। अब बुद्धि जिनकी हरी हुई है उन्हें दूसरे की बुद्धि वैसी दिखेगी ना। इनकी बुद्धि ऑलरेडी हर ली है, कुछ सत्ता से दूरी हर ली है, कुछ इनकी सत्ता लोलुपता ने हर ली है भाई साहब। कुछ सत्ता से दूरी ने इनकी बुद्धि हर ली है, कुछ सत्ता लोलुपता ने हर ली है। तो इन्हें तो हर समय बुद्धि हरी दिख रही है। मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ो भैया, सुनने की क्षमता रखो। नहीं है, एक परिवार की गुलामी में ग्रसित हो गए आप, एक परिवार की गुलामी में। जी मैडम और जी मंत्री सुनते करने वाले हैं आप। ये उधार की राजनीति करते हैं आप, उधार की राजनीति। आप पूरी पार्टी उधार की राजनीति करती है। एक परिवार की गुलामी में ग्रसित हो गए आप, एक परिवार की गुलामी में। कहाँ किसी को क्या बेचेंगे? देश शर्म भी देंगे। अरविंद जी कुछ बोलना रह गया? अरविंद जी बोलिए। जी भाई साहब, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की घटना बता रहे हैं, तो इनसे पूछिए पिछली सरकार में मध्य प्रदेश में जो चौधरी राकेश टिकैत जी को ये चौहान साहब जो है इस समय सरकार में, इन्होंने ही बंद किया था, क्योंकि उमरिया जेल में मैं भी एक दिन बंद था। भैया तो आपको याद नहीं है, दिग्विजय सिंह ने जमीन अधिग्रहण का जब कानून वहां आ जाता है तो गोलियां चलवाई थी, गोलियां। आप डिफेंड मत करिए, आप किसान नेता है, आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। आप किसान नेता है भाई साहब, अब आप कम से कम सच्चाई से तो काम लीजिए। अरे बोल दो आतंकवादी है, भैया आपके लिए ओसामा जी, आपके लिए तो वैसे भी ओसामा जी है, कांग्रेस के लिए ओसामा जी है, ओसामा जी है। स्पेशल बजट स्पेशल को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अभिषेक बाथम जी का, विकास पांडे जी का, साजिद अली जी का, राधेश्याम जी का, शुभम तिवारी जी का, रमेश कठियारी जी का, अरविंद साग जी का और अरविंद अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको बिग बुलेटिन का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर आवश्यक कमेंट करिए। और पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे।